हेलो जेई एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों? आपको तो पता है अब जेई मेन सेशन 1 यानी कि जनवरी वाला 2025 का जेई मेन एग्जामिनेशन जल्दी ही आ रहा है। और आप लोगों का कितनी बार हम लोगों से ये क्वेश्चन होता है, सर अब मुझे हम लोगों को बता दीजिए ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, ऐसा क्या पढ़ें कि आने वाले टाइम पे हमारा जो पढ़ा हुआ हो वही हमारे एग्जाम में हमें मिल जाए और हम बढ़िया से बढ़िया मार्क्स स्कोर कर लें। आज हम लोग आपको एक 75 डेज स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं। किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए, फॉर जेई मेन 2025 जनवरी सेशन। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज के लिए। अगर हम स्ट्रेटेजीज की बात करें तो स्ट्रेटेजी बनाई क्यों जाती है? क्योंकि अब किसी ने बड़ा साफ साफ कहा है, अ पर्सन विद अ प्लान कैन बीट अ पर्सन विदाउट एनी प्लान। तो बेसिकली जिसके पास प्लान है वो हमेशा उनको बीट करते हैं जिन्होंने प्लानिंग नहीं की है। प्लान योर वर्क एंड देन मेक योर प्लान वर्क। ठीक है। अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें जेई मेन केमिस्ट्री 2025 की, तो यहां पर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे जेई मेन 2025 की। तो वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है आपको तो पता ही है। अब जेई मेन 2025 में पैटर्न में एक माइनर चेंज आ गया है। जो सेक्शन बी में पहले आपके इंटीजर सिंगल इंटीजर वाले क्वेश्चंस आते थे 10, उसमें से 5 करने होते थे। अब क्या हो गया? अब केवल 5 क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे करने होंगे, यानी कि अब कोई चॉइस नहीं बची फॉर जेई मेन 2025 ऑनवर्ड्स आपके जेई मेन पैटर्न में। हाउ टू स्टडी एंड रिवाइज केमिस्ट्री, ये तो हमें आपको बताना ही है। साथ में हम आपको बताने वाले हैं अपना एक R&D पूरा किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं ना, पूरी साइंटिफिक एनालिसिस की हमने लास्ट 6 ईयर्स PYQs की, जेई मेन एग्जामिनेशन की, और हर चैप्टर की इंडिविजुअली की है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर। और ये साइंटिफिक एनालिसिस हमने एक बढ़िया एक आपको एक बहुत अच्छा दे रही है मौका कि ये बताने का कि हम किसी चैप्टर में से कौन से सब टॉपिक्स को जरूर पढ़ें, उस पर ज्यादा फोकस करें, उसको किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाएं, जिससे कि हमारे आने वाले टाइम का जो एफर्ट है वो हमारे मार्क्स को मैक्सिमाइज कर दे। ठीक है। All chapters with important subtopics according to the relative weightage in the last 5-6 years of JEE Main PYQs. 75 डेज प्लानर मिलेगा आपको, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। साथ में देंगे आपको टिक ट्रैक टेबल। ये क्या होता है? हमने पूरा एक टेबुलर फॉर्म में आपको 75 डेज प्लानर दे दिया, वीकली प्लानर दे दिया, ये बता दिया उस वीक में आपको क्या पढ़ना है और उस टॉपिक्स का, उस सपोज हमने बताया किसी वीक 1 में आपको सपोज 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 3 चैप्टर पढ़ने हैं, उन चैप्टर को भी कैसे आगे तक लेके जाना है। चलो मैंने ये कर लिया, टिक, अब मैंने ये भी कर लिया, टिक, अब मुझे ये करने के बाद फिर से टिक। तो इस तरीके से हम चलते जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिक ट्रैक टेबल। तो हमें कुछ नहीं करना बच्चों, आपको बस केवल केवल क्या करना है, जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो करना है। ठीक है। तो हाउ टू रिवाइज केमिस्ट्री, कुछ बातें आपको शुरू से बता दूं। यू हैव टू स्टडी योर नोट्स अलोंग विद एनसीईआरटी। ध्यान रखिएगा आपके जो अपने नोट्स होते हैं वही बेस्ट सोर्स है, कहीं तो उधर ज्यादा लास्ट मिनट भागने की जरूरत नहीं। अगर आप बेस्ट क्या कर सकते हैं अभी छोटा मोटा, तो मेरे हिसाब से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में क्या होता है, आपको अपनी जो भी आपने पढ़ा होता है उसका फैक्चुअल पार्ट, उसका इंफॉर्मेशन पार्ट, उसका एक्सेप्शन जो होते हैं वो वाला पार्ट, या कोई ट्रेंड्स की बात होती है। सपोज मैंने कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ी और मुझे पता लग गया कि भाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, तो ये जनरल ट्रेंड हो गया। ठीक है कि नहीं? इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप, ये जनरल ट्रेंड हो गया। तो जनरल ट्रेंड्स की शॉर्ट्स में लिख देंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनॉप्सिस। दिस हेल्प्स टू स्कोर इन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आपने फैक्ट सारे लिख लिए, इंफॉर्मेशन लिख ली, एक्सेप्शंस लिखिए, डेटा लिख लिया। तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन ये आप कहाँ से जल्दी जल्दी लिखेंगे? ये आप लिखेंगे एनसीईआरटी से। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आसानी से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो आपको हर टॉपिक में अपने डाउटफुल कंसेप्ट को मार्क करते रहना है। और मैं आपको बताऊं, हर बच्चे की ये यूनिक लिस्ट है। ऐसा नहीं है किसी बच्चे आपके फ्रेंड ने डाउटफुल कंसेप्ट मार्क कर लिए वो आपके काम आएंगे, नहीं, आपकी लिस्ट आपके काम आएगी। दिस लिस्ट इज यूनिक फॉर ऑल स्टूडेंट और यू हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस सच कंसेप्ट्स ऑन प्रायोरिटी। Solve question related to doubtful topics. The best source is NCERT and NCERT एग्जाम्पलर। तो जो भी आपके डाउटफुल कंसेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमारे लिए सबसे बढ़िया रिच सोर्स माना जाएगा इफ यू वांट टू क्रैक जेईई मेन एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री। ठीक है। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस फ्रॉम द लास्ट 5 years PYQs। ये तो आपको बता दूं, ये तो बेस्ट गाइड है।
हमने भी यहाँ पे R&D इसीलिए की है लास्ट 6-5 ईयर्स की PYQs की। Learn examples using and other factual information from NCERT in selected topics. Selected topics खास तौर से जैसे इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स हों, ऑर्गेनिक के टॉपिक्स हों, यहाँ पे प्रिपरेशन, यूजेज, इन सब से भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सब से भी क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो वाले टॉपिक्स जो आपको किसी भी हालत में छोड़ने ही नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कंसेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, इसको छोड़ना ही नहीं है। साथ में हमें लिमिटिंग रेंज को भी करना है, स्टोइशियोमेट्री वाले क्वेश्चन, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं छोड़ के जाना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर्स। इसके अलावा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोज मॉडल और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये भी करके ही जाने हैं। इनको नहीं छोड़ के जाना, बाकी का भी टाइम मिले तो जरूर कर लेना। रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थ्रू आउट आपको रेडॉक्स में लगेगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगेगी और सब जगह लगेगी। तो रेडॉक्स में इक्विवेलेंट कंसेप्ट हमें आना चाहिए। खास तौर से बैलेंसिंग और रेडॉक्स रिएक्शन में बड़े आसान क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी मेथड से करो। मेथड इज नॉट इंपॉर्टेंट, फाइनल आंसर आपको वहां देना होता है। ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्वेश्चन, ये भी हमें प्रैक्टिस करके जाने ही जरूरी हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेल्टा जी एंड स्पॉन्टेनिटी। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जी हाँ, गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री में यहीं से आ रहे हैं और इसके अलावा कहीं से आ रहे हैं तो वो है हमारी थर्मोकेमिस्ट्री के वाला पार्ट, जहां पे हम रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच और डेल्टा यू की बात करते हैं, किरचॉफ इक्वेशन की बात करते हैं जिसमें रिलेशनशिप ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू विद टेम्परेचर दिया हुआ है। साथ में हम बात करेंगे अलग अलग एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, फॉर्मेशन, एटमाइजेशन, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये सारी चीजें भी हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे, हमें ये करना ही करना है। ये तो मैं वो बता रहा हूँ लिस्ट जो किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जानी है। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी किसी रिलेशनशिप, ये जो इनिशियल पार्ट है यही क्वेश्चंस ज्यादा लेकर आ रहा है, हमें इस पे थोड़ा सा काम कर लेना है, हमारे क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। और एक और कंसेप्ट जहां पे हम रिलेशनशिप ऑफ डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर रिएक्शन क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको भी हम जरूर पढ़ के जाएंगे। जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकालने वाले क्वेश्चंस खूब आते हैं और इसको कैसे डील करते हैं। जो भी आपके पास रिएजेंट्स दिए हो, मिक्सचर दिया हो, इन सब का रिएक्शन कराने के बाद, सब कुछ एसिड बेस सारे रिएक्ट कराने के बाद जो भी लास्ट में बचा, चाहे आपका वीक एसिड बचा, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस बचा, वीक बेस बचा या उसका कैटायन बचा, कुछ भी हो जो आपको देखना, बफर बना, सॉल्ट और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी है, ये फाइनल जो नतीजा पहुंचा उसके हिसाब से फिर आपको पीएच निकालनी है। और सॉल्युबिलिटी, जी हाँ, सॉल्युबिलिटी भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये बहुत आसान कंसेप्ट है, इंडिविजुअल कंसेप्ट है, केवल ये भी ट्राई कर लिया आपने तैयार तो भी मैं बता रहा हूँ आयनिक के 50% क्वेश्चन गारंटेड है। हमने देखा है यहाँ पे ट्रैक्शन सबसे ज्यादा है आयनिक इक्विलिब्रियम में। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जी हाँ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से क्वेश्चंस खूब आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट यूजिंग प्रेशर, वॉल्यूम, ऑप्टिकल रोटेशन, आपको पता है अलग अलग केसेस बनते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, इसको जरूर अच्छे से करके जाइएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंस रखता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आर्हीनियस इक्वेशन, इस पे भी खूब अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। आसान क्वेश्चंस इस वाले रीजन से आते हैं जो कि इनिशियल पार्ट है, जहां हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, रेट लॉस की बात करते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन मिलेंगे पर यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअली ये दोनों चीजें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, डायरेक्टली बिना वांट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विदाउट वांट ऑफ फैक्टर से पूछे जा रहे हैं। अगर आप वांट ऑफ फैक्टर भी ढंग से समझ लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ 60 to 70% आपका वेटेज लिक्विड सोल्यूशन जो यहाँ से है वो वाले सारे क्वेश्चंस पक्के हो गए। साथ में आपको वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ और आइडियल सोल्यूशन आपने कर लिया। ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं सारे क्वेश्चन इसी रीजन में से आ रहे हैं लिक्विड सोल्यूशन की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके अलावा नर्स्ट इक्वेशन से भी आ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडक्टेंस वाला पार्ट, नर्स्ट इक्वेशन वाला पार्ट, फेराडेज लॉ और सेल पोटेंशियल, ये भी आपको करने आने चाहिए। फेराडेज लॉ बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगता है और सीधे फटाफट आपका आंसर आ जाता है। तो ये तो हमने कहानी बताई है भाई आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, और इसके साथ फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म हुआ। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं जेईई मेंस सिलेबस में। वो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री, और ये सारी की सारी चीजें हमें इसकी सिनॉप्सिस बनानी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था
preparation of synopsis of these topics is important, as you can revise these topics in very less time because you have to just go through exceptions and special cases at the final hour. लॉजिकल क्वेश्चंस आसानी से कर लिए जाते हैं। अब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे हमें एम्फसाइज करना है। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो आयनिश एनर्जी से आए हैं। आयनिश एनर्जी, फर्स्ट आयनिश एनर्जी, सब्सिक्वेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का आयनिश एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम, कैटायन, ये सारी चीज़ें हमें करनी आनी चाहिए। इसके अलावा हमें करना आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें, पीरियड, ये सब पूछा जाता है। एटॉमिक रेडियस, कैंडाइड, लेंथेनाइड, कॉन्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये भी हमें अच्छे से करके जाने हैं। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखा जाए VSEPR थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन, कोवलेंट बॉन्ड, और इसके अलावा बेंस रूल, ड्रैगोस रूल और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इस पे भी अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस करके जाएंगे तो केमिकल बॉन्डिंग का मेजर पार्ट आपका कवर हो जाएगा जो एग्जामिनेशन में आप देखते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसको आपको कहीं से भी इग्नोर नहीं कर सकते। और CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, बेसिकली चाहे VBT लगा के करिए चाहे CFT लगा के करिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमेरिज्म में भी स्पेशली स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज़्यादा पूछी जाएगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। इसके अलावा बहुत आसान क्वेश्चंस हमें स्टार्टिंग वाले चैप्टर से मिलेंगे, टाइप्स ऑफ लाइगेंड से, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से, और फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से दो मैं फिर भी कहूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CFT फॉर ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा अगर हम D and F ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो प्राइमरी हमारा फोकस रहना चाहिए D ब्लॉक एलिमेंट्स पे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे। अगर हम ये कहें तो ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन इसके यहीं से आ रहे हैं, और इसको प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा, लास्ट ईयर इसके बहुत क्वेश्चन आए थे। और अगर हम P ब्लॉक की बात करें, P ब्लॉक में जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ब्लॉक्स, यानी ग्रुप्स की बात करें 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। और साथ में ऑक्सी एसिड्स, preparation and properties of phosphorus compounds, PCl3, PCl5, preparation and properties and uses of sulfur compounds। P ब्लॉक बहुत ज़्यादा डेप्थ में अब नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें इसकी ड्रॉप कर दी गई हैं, बेसिक पार्ट ही हमें इससे एग्जाम में पूछा जाएगा। सॉल्ट एनालिसिस की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स ग्रुप 1 to ग्रुप 6, जो हम करते हैं, आपने स्कूल में भी किया होगा, लैब में किया होगा। इसके अलावा वेट टेस्ट फॉर हेलोजन, नाइट्रेट, बोरेट, ऑक्सलेट, सल्फेट एंड फोस्फेट, ये भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम यही जल्दी से एनालिसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कर लेते हैं। IUPAC आपको पता है पूरा अच्छे से आना चाहिए, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, लास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। अगर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट और एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हुए आपको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस और ऑर्थो इफेक्ट दोनों की बातचीत करनी पड़ेगी। बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटेशन इफेक्ट या फिर एरोमेटिसिटी रेजोनेंस इफेक्ट, ये हमारे सेकंड प्रायोरिटी पे आता है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस ठीक ठाक अमाउंट में पूछे जाने लगे हैं। हालांकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है। आइसोमेरिज्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। फिर भी अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना है तो हम कहेंगे कॉन्फॉर्मेशंस पे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे आपको तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। हाइड्रोकार्बन मोस्टली सारा के सारा कंसंट्रेटेड है एल्कीन्स पे, और हमें सारी बात करनी पड़ेगी रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, इसी पे ही मेनली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और फिर भी अगर आपने रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स कर लिया तो ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आपके इस एरिया से पक्के हो गए। तो हम आपको बताने हैं कौन से टॉपिक्स आपको मिस नहीं करने। फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक्स नहीं करने, पर एम्फेसाइज यहाँ ज़्यादा देना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का चैप्टर है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर फिर भी सबसे ज़्यादा बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनिलीन, डायजोनियम सॉल्ट, इट्स कपलिंग रिएक्शन, ये बहुत पूछा जा रहा है जेईई मेन में, इसको नहीं छोड़िएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर एम्फसाइज कीजिएगा। साथ में बेंजीन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, अलग अलग तरीके से नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, सब पूछा जा रहा है। फील्ड ऑफ एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और इसके अलावा प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, केमिकल एक्शन ऑफ फिनॉल, कोल बेशमेट रिएक्शन, रीमेटामन रिएक्शन, टेस्ट ऑफ फिनॉल, रिएक्शन विद फिनॉल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा एल्का हैलाइड्स, हेलो एल्केन्स में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो हैलाइड्स, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो गिग्नार्ड रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल इंपॉर्टेंट है, चाहे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छे से करके जानी है। हालांकि गिग्नार्ड रिएजेंट टोटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सारा करके जाइएगा। एल्कोहल ईथर्स की बात करें, प्राइमरीली प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स की बात होगी। रिएक्शंस ऑफ ईथर्स को भी अगर आप संग में लेके चलेंगे तो बढ़िया है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स।
कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसमें नेम रिएक्शन सारे, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। साथ में ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेलोफॉर्म, इस पे बहुत क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एसिड ग्रुप, हीटिंग इफेक्ट, जैसे हम कहते हैं बीटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अमीन्स की बात करें, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि कार्बाइलअमीन टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ये भी हमारा क्वेश्चंस अट्रैक्ट करता है टॉपिक। फिर भी मैं कहूँगा सारे टॉपिक्स पढ़ के जाइएगा। बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें, मेनली प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, हालांकि हमें प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड भी करना चाहिए। प्राइमरी है हमारा अमीनो एसिड। तो आपसे रिक्वेस्ट है सारी चीज़ें करके जाइए। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो आपको अच्छे से करना है। लास्ट फ्यू ईयर्स से ये ज़्यादा पूछा जा रहा है, हालांकि प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी अब पूछा ज़्यादा जाने लगा है। तो ये सारी हमारी एनालिसिस चल रही है उसके बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा, प्लीज़ जितना ज़्यादा सिलेबस कवर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं परफेक्ट स्कोर लाने के जेईई मेन में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक स्ट्रेटेजी के फॉर्म में हम कैसे देख सकते हैं, आपको रिवीजन करना है मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स का। एट द लास्ट आवर रिवाइज 10 रिएक्शन डेली, 10-10 रिएक्शन भी रोज रिवाइज करेंगे, सारा काम हो जाएगा। और हाँ, आपको एनसीईआरटी क्लास 12 वाले पोर्शन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं रेदर देन क्लास 11 एनसीईआरटी सिलेबस। फोकस मोर ऑन रिएजेंट्स, बार बार बच्चों को मैं बोलता हूँ भैया रिएजेंट्स पे ज़्यादा काम करना है, मैकेनिज्म के पीछे नहीं भागना। जेईई मेन में क्या, वैसे भी इन जनरल मैकेनिज्म ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, केवल रिएजेंट्स, उसके फंक्शन, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, बस यही पता होना चाहिए। अब हम लोग आपको जर्नी पे ले चलते हैं अपनी 75 डेज के प्लानर की। तो 75 डेज का प्लानर, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। डे 1 से डे 30 के बीच में आपको कैसे कैसे खुद को तैयार रखना है। तो हम बात करते हैं प्लानर की, और हमने स्टार्ट किया है T=0 1 नवंबर से। तो पहला महीना शुरू होगा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक की, यहाँ पे हम लोग आपको प्लानर दे रहे हैं। तो टिक ट्रैक टेबल के फॉर्म में दे रहे हैं, आप सीधे इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और अपनी क्लास स्टडी रूम में चिपका लीजिएगा। वीक 1 हमने छोटा वीक लिया है पहला वाला, क्योंकि मिडिल ऑफ द वीक में शुरू कर रहे हैं। 1 नवंबर से 3 नवंबर आपको आईयूपीएससी और जीओसी करना है, नोट्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन जेईई मेंस पैटर्न के करने हैं, पीवाईक्यू जरूर करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, पेपर एनालिसिस करनी है। तो आपको समझ में आ गया, जो भी मेरा वीक है वो केवल नोट्स पढ़ने के लिए नहीं है, उसके हमें जेईई मेंस पैटर्न के क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, मॉक टेस्ट भी देने हैं, और पेपर एनालिसिस इज अ मस्ट, ठीक है। ऐसे वीक 2 में हमारे पास टॉपिक्स हैं आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन मैकेनिज्म, एल्काइल हैलाइड्स, गिग्नार्ड रीजन, इस पे हमें एम्फेसिस करना है थ्रू आउट वीक 2। और फिर हमें वीक 3 में क्या करना है, 11 नवंबर से 17 नवंबर में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, अल्कोहल इन ईथर्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप देख रहे हैं हमारा यहाँ तक काफ़ी सारा एरिया कवर हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस सभी के नोट्स, जेईई मेन पैटर्न के क्वेश्चन, जेईई मेन पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, पेपर एनालिसिस साथ साथ करते जाना है। ये तरीका है प्रिपरेशन का। करना क्या है, कब करना है, सब आपके टिक ट्रैक टेबल में दिया हुआ है। अब आ गया हमारे पास वीक 4, 18 नवंबर से 24 नवंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमॉलिक्यूल्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ तक हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर ली। अब वीक 5 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा। इसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट करेंगे। तो इसमें हम नोट्स भी करेंगे, क्वेश्चन जेईई मेन पैटर्न पे भी करेंगे, पीवाईक्यूज जेईई मेन के करेंगे, मॉक पेपर देंगे और संग में पेपर एनालिसिस करेंगे। क्योंकि ये मेरा वीक 2 दिसंबर यानी दिसंबर में जा रहा है, तो मेरे नेक्स्ट मंथ के प्लानर में आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो डे 31 से डे 60 के बीच में बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ आ गए नेक्स्ट माइलस्टोन पे। तो ये प्लानर मेरा दिसंबर 2024 का है, जो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं हमारा वीक क्या आ गया, हमारा फिर से आ गया वीक 6। तो वीक 6 की अगर हम बात करेंगे तो 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में हमारा क्या करना है, हमें पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, फिर से इसके नोट्स बनाने, सिनॉप्सिस बनानी, जैसे मैंने बोला था, क्वेश्चन करने, जेईई मेन पैटर्न के, जेईई मेन पीवाईक्यूज करने, मॉक टेस्ट जरूर करने, मैं बार बार कह रहा हूँ, और उनकी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करने से बच्चों समझ में आता है कि हम कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं और हमें कैसे इंप्रूव करना है। इसके बाद वीक 7 में आ गए 9 दिसंबर से 15 दिसंबर, यहाँ पे हम कर लेंगे थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल, आयनिकुलम। मैं आपको ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ किसी वीक में, बहुत नॉर्मल सा लोड दे रहा हूँ, और इसमें आसानी से आप
नोट्स, जेई मेंस पैटर्न के क्वेश्चन, जेई मेन पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, पेपर एनालिसिस करेंगे। वीक 8 इज एट्रीब्यूटेड टू केमिकल काइनेटिक्स, लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, which is going to be from 16 December to 22nd December, and week 9, 23rd December to 29 December, इसमें coordination compounds, the D and F block elements, the P block elements, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये हमें सारा कुछ करना है। यहाँ तक करते करते हमें इतना समझ में आ गया कि हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो गया। फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जाएंगे डे 61 टू डे 75। इस वाले टाइम में मैंने आपको जनवरी 1 से जनवरी 14 तक का प्लानर दिया है, 2 वीक का। इसके अंदर बात करते हैं। इसके अंदर हम बार बार कह रहे हैं 30 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में कोई भी अगर आपका बैकलॉग बचा है, तो जो भी प्लानर हमने बनाया उसमें अगर कहीं कोई बैकलॉग बच गया तो ये वीक आपके लिए है। फिर भी जिनका बैकलॉग नहीं बचा है वो फुल सिलेबस रिवीजन करेंगे, फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट देंगे, फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट की एनालिसिस करेंगे, फुल सिलेबस के प्रीवियस ईयर्स के एक साथ पूरे पेपर के जेईई मेन पीवाईक्यू एज ए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। फिर से नेक्स्ट वीक 6 जनवरी से 12 जनवरी यहाँ फिर से वो फुल सिलेबस रिवीजन, 13 जनवरी से 14 जनवरी फिर से फुल सिलेबस। मतलब प्राइमरीली जनवरी का जो हमारा आ जाएगा टाइम, उसमें फुल सिलेबस रिवीजन, फुल सिलेबस के हिसाब से जेईई मेंस पैटर्न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज भी कंप्लीट पूरे एक सेशन की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, मॉक टेस्ट जो हम देंगे उसकी एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा पूरा प्लानर हो गया 75 डेज का। बस आपको क्या करना है, इसको फॉलो करना है और हमें बोलना है सर अब तो आईआईटी ज़्यादा दूर नहीं है। तो बच्चों आपको मिलने वाली है आईआईटी, इसी तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आपको पक्का मिलेगी। मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, इसी के साथ बोलूँगा ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।